Let's start with laws of motion इस चैप्टर के लिए लेक्चर्स का हमने तीन रेस्ट्रिक्शंस और तीन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया। इसमें बॉडीज जो है वो एक्सेलरेटिंग सेशन में आती है। तो हमने ये समझने की कोशिश की कि इन सिचुएशंस को हम कैसे सॉल्व करें पर एग्जैक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज भी इसी तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स पर साथ में आएंगे, कंप्लीटली डिफरेंट कराएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन वॉइस बहुत ज्यादा कट हो रही है लेकिन यस सर। लेकिन हो सकता है थोड़ी देर से सेटल हो जाए। मतलब बिल्कुल नहीं आ रही ऐसा भी नहीं है ना, आ रही है थोड़ी थोड़ी तो आप जो हो रहा है ऐसा मुझे पता नहीं जा रहा। माई साइड एवरीथिंग नेटवर्क इशू। Now in this particular question हमें बताया गया कि जो फुली अरेंजमेंट हमें की बता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्लॉक पी का एक्सेलरेशन कितना है। तो एक बात देखिए यहाँ पे इस वाले मास का वैल्यू है m1। ये वाला जो मास है ना ये m2 है। तो ऑप्शन बी है सब यहाँ पे एडिशनली यहाँ पर देख सकते हो। अब ये बात है ये सिस्टम पूरा ये वाला ब्लॉक नीचे उतरेगा और इसकी वजह से एक ब्लॉक का ही आगे यहाँ पर मल्टीपल पुलीज अटैच है। सबसे पहले हमें इनके एक्सीलरेशन की कंडीशन को अच्छे से समझना है। इसके लिए मैं पॉइंट मेथड यूज करता हूँ, आपको याद होगा। एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, दूसरा यहाँ, दूसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और पांचवा यहाँ। ठीक? आप बी अगर नीचे उतर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि बी का जो एक्सेलरेशन है वो ए बी है और ए अगर ऐसे आगे आ रहा है ये कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन ए ए है। ठीक है, पॉइंट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में सोचते हैं तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0। ये पॉइंट इस सेगमेंट ऑफ स्प्रिंग को लंबा कर रहा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा +3। ये पॉइंट इस सेगमेंट ऑफ स्प्रिंग को खींच रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज करा रहा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा +3। ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और लास्टली ये पॉइंट आगे की तरफ खिसक रहा है और ये इस सेगमेंट की लेंथ को घटाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -a और ये सब मिला के हो जाएगा 0। तो हमें ये फौरन पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, तो ए एक्सेलरेशन बी के ब्लॉक के एक्सेलरेशन का डबल। ये पहली चीज हो गया। वैसे ये हम देख के भी समझ सकते हैं बट मैंने कंस्ट्रेंट कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मेथड यहाँ पे यूज किया और उसके बाद अब वैसे तो हमको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एस्टिमेट करना। फॉर दैट रीजन मैं इस डायग्राम को दोबारा यूज करता हूँ ताकि हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकें, एक पूरी फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब इतना तो हमें समझ आ गया कि ये ब्लॉक नीचे होते हैं, दिस इज मास m2। तो आप लिख सकते हो m2a। मैंने क्या अज्यूम किया कि ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है ना उसको मैं मान लूंगा a। तो obvious बात है ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। बट रिलेशन इज जस्ट नाउ एस्टैब्लिश्ड m2a। अब यहाँ देखें इसका टेंशन आ जाएगा t, इसमें टेंशन आ जाएगा t। एक नीचे की तरफ आपको लिखना होगा m2g। ये सिंगल स्ट्रिंग है, टेंशन सेम होगा t। ये ब्लॉक आगे आ रहा है इसके लिए आपको लिखना होगा m1। अगर मैं गलत नहीं हूं आप समझ पा रहे हैं 2a। पर एक्सेलरेशन ऑफ a इज नाउ टू बी रिटन एज 2a। अब इक्वेशंस लिखिए इसकी। ब्लॉक ए के लिए आप इक्वेशन क्या बताओ?
ब्लॉक ए के लिए आपका इक्वेशन बनेगा 2 times of m1a is equal to t. T is equal to this much. You can just easily understand. 2 times of m1a is equal to t. ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन क्या बनेगा? ये हो जाएगा m2a is equal to 2t. नेक्स्ट 2t नहीं आएगा. m2a is equal to m2g minus 2t. क्या कहते हैं? So this is to be taken as a larger value. Overall the block is coming down. m2g minus 2t. So we have a specific relation for T. Therefore, M2A is equal to M2G minus 2 into 2 times of M1A. Therefore, M2A is equal to M2G minus 4 times of M1A. Take it on the other side. 4 M1A plus M2A is equal to M2G. You can take the factor of A common. 4 times of M1 plus M2 is equal to M2G. Therefore, A will become equal to M2G divided by 4M1 plus M2. ये होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, बिकॉज बी के एक्सेलरेशन को हमने ए कॉल किया. तो M2G डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2. M2G डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2. ये रहा हमारा करेक्ट है. यस सर. ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप समझ लें. पहले हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन एस्टैब्लिश किया और उसके बाद फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के आगे कंडीशन को हमने कैरी ऑन. आइए एक और देखते हैं. कुछ इसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा उसमें मैंने चेंज किया है. Find the acceleration of the block of mass m for the situation given in the figure. All the surfaces are frictionless and the springs are like massless springs. इस बार ये वाला assumption और ध्यान से करना है आपने. सबसे पहले इसमें आपने एक्सेलरेशन की रिलेशन बनानी है कि भाई किसका एक्सेलरेशन कितना होगा. तो लेट्स से ये ब्लॉक नीचे उतरता होगा विद एन एक्सेलरेशन a1 और ये ब्लॉक आगे जाता होगा विद एन एक्सेलरेशन a2. मैं पॉइंट मेथड लगाने जा रहा हूं. ठीक है. अपर पॉइंट 0 प्लस a1 प्लस a1 प्लस 0 माइनस a2 इज इक्वल टू 0. a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1. देख लो, समझ आ गया सबको? एग्जैक्टली वैसा ही रिलेशन है जैसे मैंने अभी इसके लिए लिखा 0. ये नीचे खींच रहा है, ये सेगमेंट को बड़ा करेगा इसलिए +7. ये भी नीचे खींच रहा है, इस सेगमेंट को बड़ा करेगा इसलिए +7. इसके लिए 0. ये आगे आ रहा है इसलिए इस सेगमेंट को छोटा करेगा, दैट्स व्हाई -80. सब मिला के 0. इसको ये नहीं होगी, ये 2a. अब अगर हम ये मान लें a1 इज इक्वल टू a, तो सीधा मतलब है a2 विल इक्वल टू, ताकि हम इस चीज को आगे लेकर चलें. अप्लाई ठीक हो गई बात? यस. यस सर. यस. अब मैं इसी डायग्राम को फिर एक बार, और इस बार मैं इसे बनाऊंगा एज पर फ्री बॉडी डायग्राम पर, ताकि मैं उसकी इक्वेशन लिख सकूं. ये जो मैंने अभी किया ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया. अगर हमको ये अरेंजमेंट दोबारा दिखता है तो इट शुड बी लाइक कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस तरीके से एक्सेलरेशन एक्सिलरेटेबल होता है. समझ आ जाता है. अब ये चाहे सरफेस हॉरिजॉन्टल हो या सरफेस इंक्लाइन हो या कैसे एनी हो. अब यहाँ सोचते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे टेंशन आ जाएगा. ठीक, यहाँ पे भी टेंशन आ जाएगा. ठीक, इस हिसाब से यहाँ टेंशन आ जाएगा 2t और यहाँ टेंशन हो जाएगा 2t. ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ 2mg. ब्लॉक नीचे उतर रहा है 2ma. क्या कहते हैं? आगे बात समझ में सबको? यस सर.
फिर हम यहाँ कहेंगे इधर साइड है थ्री, लेकिन आप सोचे ना इधर कितना है, एम जी बाई टू। तो चालाकी से काम करेंगे, एम जी साइन 30, साइन 30 इज हाफ, अराउंड द प्लेन साइन 30 आएगा ना, Yes. will become mg by 2। ये ब्लॉक इफेक्टिवली आगे ही जा रहा है, इसका मास है m, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 2a है, क्योंकि अभी अभी हमने बोला ना a2 का वैल्यू 2 आता है। a2 पहले लिख लेता हूँ ना, फिर बाद में। तो ऐसा कुछ राइट टू इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 2ma is equal to t minus mg by 2। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 2ma is equal to 2mg minus 2t। करेक्ट कीजिएगा। अब आप क्या करो, तो कॉल कर लो इक्वेशन 1, तो कॉल कर लो इक्वेशन, आप क्या करो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद 2 में ऐड, ताकि प्लस 2t और माइनस 2t यहाँ से कैंसिल हो। इक्वेशन 1 को मैंने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 एम इक्वल टू 2t माइनस एम। इक्वेशन 2 तो जैसा है वैसा है, 2 एम इक्वल 2 एम जी माइनस 2t, आपने इन दोनों को ऐड, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, you may get this 2t and this 2t get cancelled, 4 ma and that 2 ma will become equal to 6 ma is equal to 2 mg minus mt, that will be equal to ft. When you find mm factor get cancelled, acceleration p is equal to plus क्या है, बट हमने a निकाला है, मतलब 2m मास का एक्सेलरेशन a है, तो वो g बाई m मास का एक्सेलरेशन क्या होगा 2a, मास m, acceleration a2 is equal to 2a, therefore a2 is equal to 2 into g by 6, that is the answer, a2 is equal to by final। again yes, Yes, sir. प्रॉब्लम्स ऐसे लगते हैं टफ है बड़े, जो लेकिन आप सॉल्व करोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे, इतने ज्यादा टफ नहीं होते, ज्यादा नेक्स्ट ये कुछ खास नहीं है, बड़ा अच्छा है। The system is when the block A is released from the rest, find that position of block A, contact। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि ये एग्जैक्टली मूव कैसे, क्या तरीका है। ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो बी का था, हालांकि मार्क्स सेम इन दोनों का, मतलब ये बड़े वाला ब्लॉक बेसिकली ये पुली के थ्रू अटैक, और ये पुली पर से गुजर रहा है ये ब्लॉक। तो आप सोचो अगर ये नीचे जाता है, ये नीचे कब जा पाएगा, तो यहाँ की स्ट्रिंग फ्री होगी, यहाँ की स्ट्रिंग फ्री कब होगी, जब ये पुली आ गया है। पुली आ गया आने का मतलब है ब्लॉक बी आ गया, मतलब ब्लॉक बी आ गया आएगा, ये पोर्शन फ्री होगा, ये पोर्शन फ्री होगा, तो पुली रोटेट होती है इसकी कंस्ट्रेंट समझ में आ गई सबको। यस, Yes, sir. अब मैं इसमें एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, ब्लॉक ए जो है ना वो दोनों मोशन एक साथ करता है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ब्लॉक ए जो है ना वो नीचे भी उतरता है और राइट में भी आगे जा रहा है। तो जो
ये ब्लॉक बी के साथ अटैच है ना, ब्लॉक बी अगर आगे गया तो वो अपने साथ ब्लॉक ए को भी पुश करेगा। अब जब तक ब्लॉक बी आगे नहीं जाता तब तक यहाँ का स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगा, लूज नहीं होगा, और यहाँ का स्ट्रिंग लूज नहीं होगा, तो ये नीचे नहीं होगा। ये जो ब्लॉक ए है ना, इज डूइंग साइमल्टेनियसली टू मोशंस, नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है ना जी। Yes, sir. अब देखो इनका आगे जाना या नीचे जाना ये अलग अलग एक्सेलरेशन से हो सकता है, हम ऐसे इमेजिन करें ये अलग अलग एक्सेलरेशन से हो सकता है कि ए का नीचे उतरना मैं कह दूं कि ए एक्सेलरेशन से हो रहा है, और ए का राइट में आगे जाना बी एक्सेलरेशन से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ब्लॉक बी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है, कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए एंड मूविंग फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन बी। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस स्प्रिंग पे ध्यान दिया। चलिए ये मानते हैं कि ये स्प्रिंग का सेक्शन है x1 और ये जो स्प्रिंग है इस पे ध्यान दिया, स्प्रिंग का सेक्शन है x1। अब ये ब्लॉक नीचे जाए आगे जाए जो भी है, कंस्ट्रेंट कंडीशन और स्प्रिंग मोशन सॉरी स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों लेंथ स्ट्रिंग के सेगमेंट के दोनों लेंथ मिला के टोटल स्प्रिंग लेंथ की होगी L, और वो एक कांस्टेंट है। L को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, है ना। ये x1 कम हो जाएगा तो x2 बढ़ जाएगा, लेकिन x1 x2 का एडिशन जो है वो हमेशा इक्वल होगा, सेम होगा। अब एक काम करें, इनको डिफरेंशिएट कर दें। जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल बी राइटिंग dx1 by dt प्लस dx2 by dt is equal to 0, is equal to 0, Yes. बिकॉज कांस्टेंट का एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट करें इसका तो ये हो जाएगा d स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन इस तरीके से लेंथ या सेगमेंट का डिफरेंशिएशन डबल करना एक्सेलरेशन बताता है। तो ये जो फैक्टर है ना, ये एक्सेलरेशन बता रहा है, और हमने राइट साइड में जो एक्सेलरेशन x1 की चेंज के हिसाब से माना है वो कितना माना है, b माना B. है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा -b। अब मैंने माइनस क्यों लगाया बताएं, सोच के बोले क्यों लगाया होगा मैंने माइनस, डायरेक्ट मैंने प्लस b क्यों नहीं लिखा, माइनस क्यों लिखा। अच्छा, उसके बाद मैं प्लस a लिखूंगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो सेगमेंट है x2 इसकी लेंथ का चेंज होना एक्सेलरेशन a से बनेगा, और ये जो सेगमेंट है x1 इसकी लेंथ का चेंज होना एक्सेलरेशन b से बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे -b लिखा और यहाँ पे प्लस a लिखा, क्यों ऐसा। वो लेंथ को डिक्रीज करा। वेरी गुड, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो एक्सेलरेशन है इस लेंथ को डिक्रीज कराता है। तो एक नेगेटिव सेंस ऑफ एक्सेलरेशन हम यहाँ पे कंसिडर करें। एनी हाउ हमको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या पता चलता है कि a इज इक्वल टू b, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आइडेंटिकल है। क्योंकि इसने सवाल किया ना, अपने से क्वेश्चन पूछा ना, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी कितना है बताओ। कि जो भी एक्सेलरेशन होगा ए का या जो भी एक्सेलरेशन होगा बी का वो आइडेंटिकल है, सेम है, इक्वल है। ये हमने पहली स्टेप में प्रूफ कर लिया। अब हमें फिर आगे निकालना भी है कि वो एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये अपना बड़ा वाला ब्लॉक है, मान लो एम, ब्लॉक बी, मास एम है। अब ये पूरा मामला चलेगा कैसे, कैलकुलेशन कैसे करना है, यार अच्छे से सोचना है। ये जो बी ब्लॉक है इसके साथ ये पुली अटैच है, और पुली यहाँ पे इसको एक टेंशन दे रही होगी, इधर इधर एक टेंशन दे रही होगी ये। तो हम यहाँ पर इसको ब्लॉक पे दिखाते हैं डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम के रेफरेंस में टी, ठीक है। अच्छा, नीचे भी यहाँ पर एक टेंशन आएगा, नीचे भी ऐसे टेंशन आएगा, आप कह सकते हो ये नीचे वाला टेंशन टी। लेकिन इस टेंशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक तो ऐसे ग्राउंड को दबा के अंदर तो जाने वाला नहीं है या फिर ऊपर उठने वाला नहीं है। ब्लॉक का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टली होने वाला है, फ्लोर। तो ये टेंशन आप लें न लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये ब्लॉक इफेक्टिवली आगे जा रहा है, तो हम लिख दें भाई इसका एक्सेलरेशन m इंटू ए
आप बोलेंगे सर अभी अभी बी बोला, अब ए बोला। अरे भाई इसलिए कि ए और बी दोनों बराबर है। ठीक हो गई बात? यस। Yes. अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा यहाँ पे एन, ये वाले ब्लॉक की वजह से, क्योंकि जब ये बड़ा वाला ब्लॉक आगे खिसकेगा ना तो इसको इसका धक्का लगेगा। इनफैक्ट हमें ये बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना चाहिए कि ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे पे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है उनका। ठीक हो गई बात? Yes. फिर आप बाद में कह सकते हो कि इसका वेट नीचे, ग्राउंड की तरफ से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब ये वर्टिकली कहीं जा नहीं रहा है तो वर्टिकली इसके फोर्सेस को आप इग्नोर भी कर दो तो चलेगा, इक्वेशन की जरूरत नहीं है। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन बताओ? MA is equals to T minus वेरी गुड बेटा, ma इज इक्वल टू टी माइनस एन। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सिमिलरली अब इस स्मॉल एम मास को यानी कि ए ब्लॉक को भी लेते हैं और इसके लिए देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इस पे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ये अपना ए ब्लॉक। अब सबसे पहली जो चीज इसमें होगी ना वो होगी डाउनवर्ड फोर्स एम, क्योंकि ये हैंगिंग है तो इसका वेट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इस पे यहाँ पे आपको दिखानी होगी वो होगी इसका टेंशन टी। तीसरा आप बोलोगे ये नीचे उतर रहा है तो इसके लिए आप लिखोगे एक्सेलरेशन मास ma। चौथा इस पे एक चीज और दिखाओगे आप, नॉर्मल फोर्स एल, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है ना ये यूं आगे भी जा रहा है, ये भी समझ लो आप, इधर भी ma है। इनफैक्ट आप मुझे कहना चाहिए एम बी है, लेकिन बी इज इक्वल टू ए। ये ब्लॉक इधर भी जा रहा है, क्या कहते हैं? yes पुली के साथ इधर भी जा रहा है, वो जाना ही पड़ेगा उसको। जब तक वो इधर नहीं जाता तब तक ये स्प्रिंग यूज नहीं होगी, ये स्प्रिंग यूज नहीं होगी तो नीचे नहीं उतरेगा। नीचे उतरने के लिए उसको राइट में जाना पड़ेगा, तो वो एक साथ उधर जा रहा है। आप इनकी इक्वेशन लिखते हैं, बड़ा आसान है। इसके लिए दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल पर इक्वेशन क्या बनेगी? MA is equals to M. वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। ma इज इक्वल टू एन या एन इज इक्वल टू एम, व्हाट इज वर्टिकली क्या होगी? MA is equals to mg F minus is equals to mg minus t. mg माइनस टी। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी तरीके से टी को रिप्लेस करना होगा या सो ऑन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस n की वैल्यू को हटाते हैं, उसकी जगह यहाँ पे लिख देते हैं ma। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ma इज इक्वल टू टी माइनस एन, हटा के उसकी भी जगह ma कर दिया तो हमें पता चला कि t इज इक्वल टू 2ma। इफ t इज इक्वल टू 2ma तो उस चीज को आप यहाँ ले आओ। तो दिस इक्वेशन नाउ गेटिंग ma इज इक्वल टू, अच्छा ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैं बता दूं आपको। ठीक है, नाउ इक्वेशन कंटिन्यू हो रही है, ma इज इक्वल टू mg माइनस 2ma। तो हमें पता चल रहा है कि 3ma इज इक्वल टू mg। बिल्कुल हल्का फुल्का सा सॉल्यूशन, आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू g बाई 3। ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक हो रही है बात? yes तो ये एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स के लिए होगा। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि ए ब्लॉक के लिए ये एक्सेलरेशन दोनों सूरतों में गिना जाएगा और बी ब्लॉक के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल। अब आप चाहो तो ए का नेट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि ए इज मूविंग इन बोथ द वेज। तो फॉर ब्लॉक ए अगर आप इस चीज को कैरी ऑन करना चाहते हो ब्लॉक ए के लिए, तो इसका एक एक्सेलरेशन इधर है और इसका एक एक्सेलरेशन इधर है। आप समझ सकते हो इसका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक ए के लिए वो आ जाएगा अंडर रूट में 2a। मैं नहीं समझता इसका एक्सप्लेनेशन मुझे देना चाहिए, बिकॉज अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 2a कॉस ऑफ थीटा चलेगा ना, वेक्टर एडिशन। yes और ये सारा कुछ मैं ग्राउंड फ्रेम से कर रहा हूँ। इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ब्लॉक पे जाके बैठ जाओ और फिर उसको नीचे गिरता हुआ देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं ग्राउंड फ्रेम पर इस पूरे सिस्टम से बाहर हूँ। अच्छा, अब निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब जब हमें एक्सेलरेशन मिल चुका a इज इक्वल टू जी बाई 3, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन once again to get an answer for tension. So tension is equal to 2 into ma, 2 into m, और a का वैल्यू है g बाई 3, यानी कि फाइनल आंसर आ गया 2 बाई 3 mg। ये इसका हो सकता है टेंशन।
ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर इज दैट फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का कांटेक्ट फोर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा N इज इक्वल टू M. एम ए। अगर आप ये कांटेक्ट फोर्स दोबारा लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट N इज इक्वल टू एम ए की जगह पे आपको लिखना चाहिए G/3, तो दैट विल बिकम mg/3। ये आपका आंसर आ गया यहाँ, रेफरिंग टू द कांटेक्ट फोर्स। ठीक हो गई बात? यस। Yes. कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपने इसको सीरियसली ट्राई करना है और इसको ट्राई करते वक्त मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कंस्ट्रेंट मोशन वाले मेरे प्रॉब्लम्स जाके देख लें, लेक्चर देख लें कंस्ट्रेंट मोशन वाली, ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो ये चीज आप एज एन असाइनमेंट, एज ए होमवर्क सॉल्व करें, बाद में मुझे दिखाएं आप इसके क्या आंसर्स बने हैं। इन सभी केसेस में आपने एक्सेलरेशन निकालना है। मोस्ट ऑफ द केस मैंने इस्तेमाल किए ऐसे कि सिंगल स्ट्रिंग चल रही है तो पॉइंट मेथड लग सकता है, यहाँ पे भी सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी पॉइंट मेथड लगेगा। यहाँ पॉइंट मेथड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक होकर दो पार्ट में डिवाइड की थी। ठीक हो गई बात? Yes. आइए सीक्वेंस में एक और आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंट वैरायटी लेके आएंगे और अलग तरीके से चीजों को करेंगे, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर वेज है और वो एक उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो ब्लॉक गिवन है उसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है 15 i कैप प्लस 15 j कैप। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी बोल रहा है, वो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है, आपको दिया नहीं है, स्टेट नहीं करा, लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ही रहेंगे। दे डू नॉट लूज द कांटेक्ट, ये अपना कांटेक्ट लूज नहीं करेंगे। A इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद B। ये क्वेश्चन में एडिशनली मुझे लिख देना चाहिए, A and B will be in contact, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। तो अगर A का एक्सेलरेशन ऐसा है तो वो पूछ रहा है B का कैसे होगा। मतलब ये हमें मूव कराना है B को ताकि इसके साथ हम कांटेक्ट मूव मेंटेन कर सके। रादर ऐसे कह लीजिए ये आपस में ऐसे मूव कर रहे हैं कि इनका कांटेक्ट मूव हो रहा है, कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि A का एक्सेलरेशन जो है ये x एक्सिस में 15 है और y में 15 है। तो ये ब्लॉक डायग्राम मैं दोबारा बना दूं आपके सामने। एक्स वाई को नोटिस करें आप, उस हिसाब से काम करना है आपको। तो A का जो टोटल एक्सेलरेशन है मैं अब ऐसे दिखा सकता हूं, आप नोटिस करें जरा ठीक से। मैग्नीट्यूड में इधर 15 दिखा दूंगा और इधर 15 दिखा दूंगा मैग्नीट्यूड में। सोच लो, Yes. सोच लो, क्योंकि इसने बोल दिया 15 along x एक्सिस एंड 15 along y एक्सिस। तो ये x y ये रहा, दिखता है अपने को, समझ में आती है बात। अब B कहां जा रहा है हमें तो कुछ पता नहीं, कोई इल्म नहीं है B कहां जा रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि भाई B ऐसे आगे जा रहा है, हमें पता नहीं है कहां जा रहा है एग्जैक्टली, ये कहां मूव होने वाला है, कांटेक्ट मेंटेन करते हुए ये किस तरफ मूव कर सकता है ये भी नहीं सोचेंगे हम। बस चलो ऐसे मान लेते हैं कि B आगे जा रहा है और हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि B का एक्सेलरेशन कितना है। तो मैं मान लेता हूं A है, स्मॉल a इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। अब ये एक कंस्ट्रेंट कंडीशन है जिसे हम कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट। आपको याद होना चाहिए कि जब हमने कंस्ट्रेंट मोशन वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके ऊपर का हिस्सा और उसके नीचे का हिस्सा ये सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट लेता है ताकि वो एक दूसरे में पेनिट्रेट न कर पाए। और इसी तरीके से हम कंस्ट्रेंट कंडीशन सॉल्व करते हैं कि वेलोसिटीज या एक्सेलरेशंस टेकन अलोंग द परपेंडिकुलर of the contact line of the contact surface are equal, they are equal। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 15 का एक कंपोनेंट इधर पहले बनाना पड़ेगा मुझे,
और ये एंगल डेफिनेटली आप समझ पाएंगे 37 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 15 cos 37. cos 37 इज 4/5. 4/5 के हिसाब से ये हो जाएगा 3 into 4 यानी कि 12. समझे बात को? और उसी तरीके से इस 15 का भी एक कंपोनेंट मुझे अलोंग द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अगर मैं उसे फिगर आउट कर लेता हूं, उसे पता कर लेता हूं, तो वो इस डायरेक्शन में जाता है, यहां जाएगा। और बिना किसी हेजिटेशन के आप इस बात को समझ सकते हो कि ये एंगल जो है ये 53 होना चाहिए। कैसा? तो ये पूरी लाइन जो है 180 का एंगल बनाएगी। 180 में से 37 इधर चला गया, 90 इधर चला गया, तो बचा हुआ 53 इधर आएगा। और ये कंपोनेंट अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूं तो ये होना चाहिए 15 cos 53 minus 5 उसे बेटा जरा, cos 53 इज 3/5, तो 3 into 3 इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक हो रही है बात? yes अब अलोंग द परपेंडिकुलर ए का टोटल एक्सेलरेशन कितना है? ब्लॉक ए का टोटल एक्सेलरेशन कितना है? 12 minus 9 यानी के 3 अलोंग द परपेंडिकुलर ए का टोटल एक्सेलरेशन। समझे बात को? Yes, sir. yes अब देखना है बी का एक्सेलरेशन कितना है, वो भी चेक करना है। तो ये डायग्राम फिर एक बार बनाता हूं मैं, फिर एक बार ले लेता हूं बी के एक्सेलरेशन को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये है अपना डायग्राम। अब देखो बी का जो एक्सेलरेशन है ना, वो यहां इस पॉइंट पे दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। वो यूं है ए, ठीक है? चाहो तो आप इसको ए बी बोल दो भाई, चलो कंफ्यूजन नहीं, ए बी बोल दो। अब आपको अलोंग द परपेंडिकुलर उसकी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ढूंढना है ना, ये तो पता है आपको। तो यहां हम कंपोनेंट ढूंढेंगे और ये कंपोनेंट होना चाहिए ए बी। ये एंगल 53 है, समझ जाए बात को, cos 53, क्योंकि अभी अभी तो हमने प्रूफ किया था ये 53, तो ये भी 53 होगा। तो ए बी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, मैं यहां मार्किंग करता हूं, ऐसी ऐसी मार्किंग कर रहा हूं, ऐसी मार्किंग कर रहा हूं परपेंडिकुलर वाली। तो ए बी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है कितना है बताओ? ए बी 53 का मतलब होता है 3/5। करेक्ट हो गई बात? yes अब कंस्ट्रेंट मोशन हमको क्या बताता है? कंस्ट्रेंट मोशन हमको ये बताता है कि जो भी एक्सेलरेशंस के कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो इक्वल होने चाहिए। कम ज्यादा हुए तो क्या होगा? या तो कांटेक्ट छूट जाएगा या फिर एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। अगर एक ज्यादा हो गया और एक कम पड़ा तो फिर कांटेक्ट छूट जाएगा या एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो वो इक्वल होंगे तभी वो बराबर एक दूसरे को ऐसे टच करते हुए आगे चल रहे होंगे। अब ए का टोटल वैल्यू कितना आया? 3। 3 ए बी का टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? 3/5। कैलकुलेशन कर लें, आंसर आएगा ए बी इज इक्वल टू 5। minus 5 करेक्ट? ए बी इज इक्वल टू 5। yes sir अब ये जो 5 है ये कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, कहां है? ब्लॉक बी को हमने कहां मूव कराया? एक्स को x axis एक्स एक्सिस में। मतलब फॉर श्योर इसका एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा 5 आई कैप। अब फिर एक जगह फंस रहे हैं हम कि ये -5 है क्या पॉजिटिव? अच्छा यहाँ तो एक ही ऑप्शन है -5। अब ये नेगेटिव क्यों दिया? अच्छा 2 देता तो फिर हम और सोचते इस पर। अब नेगेटिव क्यों दिया आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई इसने नेगेटिव क्यों दिया। आइए मैं बताता हूँ। नेगेटिव का मतलब जान रहे हो? नेगेटिव का मतलब ये है कि ये ब्लॉक असलियत में इधर नहीं जा रहा, इधर पीछे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो कैसे लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा जरा सोचते हैं। देखो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन सिनेरियो है वो ऐसा और ऐसा है। मतलब ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से ऊपर भी उछलेगा और राइट में आगे भी जाएगा।
तो जाहिर बात है थोड़ी देर के बाद अगर मैं देखता हूं, जस्ट इमेजिन करो कि ये वो इंक्लाइन प्लेन है, जस्ट इमेजिन करो, थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं तो ये वाला जो ब्लॉक है ए, है ना, मैं जस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो यहां था, जस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा कि वो यहां आ जाएगा। सोचें जरा क्यों, सोचे क्यों? क्योंकि इसके पास ऊपर ले जाने वाली चीज, ऊपर भी और आगे भी ले जाने वाली चीज है, तो ये ऊपर और आगे ऐसे राइट में दोनों तरफ जा रहा है, लेकिन हमको वेज इस तरीके से मूव करना है कि ये कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा करना है तो श्योरली आपको ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा। करेक्ट है बात? मतलब Yes. वेज को आपको मजबूरी मजबूरी में आपको कहां मूव कराना पड़ेगा, राइट में या लेफ्ट में, ताकि कांटेक्ट Left. मेंटेन। लेफ्ट में, Left में. लेफ्ट में ही एक्सपेक्टेड है वो, अदरवाइज तो कांटेक्ट छूट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है, हर थोड़ी देर के बाद ये ऊपर उठ रहा है, तो वेज को उसको टच करने के लिए वेज का ऊपरी हिस्सा उसके साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए वेज को आपको लेफ्ट में आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पता चल रहा है कि वेज एक्चुअली मूव कर रहा है लेफ्ट में। हमें तो इनिशियल लेवल पे पता ही नहीं था, हमने बोला चलो भाई राइट में जा रहा होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आंसर तो सही आया। लेकिन फाइनली जब हम आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। क्यों आएगा माइनस, समझे बात को? Yes. और उस हिसाब से हमें आंसर चॉइस करना होगा ऑप्शन डी, D. ये ऑप्शन हमें लेना है। ठीक हो गई बात? Yes, Yes, sir. sir. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, रुक जाएं फिर। कुछ हैवी क्वेश्चंस आ गए थे, डिटेल थे, जरा ज्यादा डिस्कशन रिक्वायर था, तो आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर एक बार इनको सॉल्व करें, इनको समझने की कोशिश करें। अगली क्लास में हम मैसिव स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मतलब अगर स्ट्रिंग में मास है, अब तक तो हमने देखा था कि भाई स्ट्रिंग में कोई मास नहीं होता, तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगर मैसिव स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसे कैसे हैंडल करें। आज के लिए इतना काफी हो जाएगा, रुक जाए फिर यहाँ पे। Yes.